नमस्कार। मैं हूं अंजू रुकानिया और आप देख रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। हमारे कार्यक्रम सत्य की चुनौती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है मेरी को होस्ट प्रीति सक्सेना। प्रीति, आपका स्वागत है। नमस्कार अंजू, आपका भी बहुत स्वागत। जी। सत्य का समर्थन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। सत्य पर चलना उससे भी अधिक मुश्किल है। और सत्य बोलना ये सबसे कठिन कार्य है। हम सभी किसी न किसी अनुपात में सत्यनिष्ठ, यानी कि हम ईमानदार हैं। सत्य अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती है। और खासकर तब जब सार्वजनिक मंच पर आपको सत्य बोलने के लिए कहा जाए, और ऐसे कुछ बिरले ही होते हैं जो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। तो हमारे साथ आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो अतिथि उपस्थित है, उन्होंने इस सत्य की चुनौती को स्वीकार किया है। हमारे साथ है नोएडा से वरिष्ठ पत्रकार विजय पाठक जी, जिन्होंने इस सत्य की चुनौती को स्वीकार किया है। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। जी सर। जी विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे जो इस प्रोग्राम सत्य की चुनौती का फॉर्मेट है, इसमें हम आपसे 30 प्रश्न पूछेंगे। उसमें से अगर आप चाहें तो मैं तो चाहूंगी आप सबका जवाब दीजिए, लेकिन अगर आप बिल्कुल। चाहते हैं कि आप कुछ प्रश्न का जवाब नहीं में देना चाहें तो आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप बिल्कुल। उसका जवाब ना में दें। और बिल्कुल। बाकी हम लोग शुरू करते हैं, और आप इसका उत्तर चाहे आप विस्तार से भी दे सकते हैं और आप शॉर्ट में भी दे सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता है कि जिस तरीके से आप चाहें आप वैसा दे सकते हैं। ओके। तो प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगी विजय जी, कि आपको एक शपथ लेनी होगी। प्रीति, आप विजय जी को शपथ दिलाइए। जी विजय जी, हमारे इस कार्यक्रम का फॉर्मेट ये भी है कि हम लोग जिस तरीके से कोर्ट में गीता पे हाथ रख के शपथ खाते हैं कि जो मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं तो बिल्कुल। जानती हूँ, क्योंकि आपने ये जब चैलेंज स्वीकार किया है, इसका मतलब कि आप सच बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए आपको ये शपथ अपने दिल पे हाथ रख के लेनी पड़ेगी कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो बिल्कुल, कृपया आप मैं जो भी अपने दिल पे कहूंगा हाथ। कहूंगा सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम सत्य के साथ में है तो मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ। जो भी सवाल होंगे मैं उसका समर्थन करूंगा और उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। जी। तो तो चलिए, हम हम श्री गणेश करते हैं अपने कार्यक्रम सत्य की चुनौती के इस एपिसोड का। और विजय जी, हम आपसे प्रथम प्रश्न के रूप में आपके व्यवसाय के विषय में जानना चाहेंगे। कृपया अपने व्यवसाय का परिचय दीजिए। देखिए, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं इंजीनियर रहा हूँ। इंजीनियर की नौकरी छोड़ने के बाद मुझे पत्रकारिता एक अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक किसी की बात रख सकते हैं, निष्ठापूर्ण तरीके से उनका समर्थन कर सकते हैं। और इसलिए मैंने एक पेपर की शुरुआत की, स्वास्तिक सहारा के नाम से, और ये लगभग 5 वर्षों से चल रहा है। इस कार्य को हम कर रहे हैं। और सेकंड थिंग, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोशल लाइफ की से जुड़ी हुई हैं। एक एनजीओ है, एक पेल फाउंडेशन के नाम से। जी। उसमें जो अनाथ और निसहाय बच्चे होते हैं उनके जो है शिक्षा दीक्षा की सारी व्यवस्था हम करते हैं। और साथ में एक अध्यात्म की तरफ, जो आज की युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति और सभ्यता से बहुत दूर जा रही है। दुनिया की चकाचौंध में वो एक तरह से पागल हुए घूम रहे हैं। उनको आज यह बोध नहीं है कि माँ बाप भाई बहन, इन रिश्तों के प्रति उनका क्या दायित्व होना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। और इसी जी कारण आज ऐसी स्थिति पे समाज खड़ा है कि जहां पर आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं की परिकल्पना करके ही रूह कांप उठती है। और यह कारण यही है कि उनको एक अध्यात्म का ज्ञान नहीं है या हमारे सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हमने एक संकल्प उठाया कि जो भी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना चाहता है और वो मार्केट से नहीं परचेस करना चाहते हैं, तो मैं उनको निःशुल्क श्रीमद् भागवत गीता उनके घर तक पहुंचाऊंगा। और ये प्रयास मेरा लगभग 1-2 साल से चल रहा है। लगभग 1 लाख कॉपी के समथिंग मैं अब तक जो है निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ।
एक काम मेरा और भी है जो जी बहुत ही गंभीर है और बहुत हृदय विदारक भी है, कि जब जी मैं देखता हूँ कि नासमझ लड़कियां किसी अनजान के प्रेम में पड़ जाती हैं और उसके बाद में वो प्रेम कितने घड़ी तक टिकता है, क्या होता है, इसका उनको अंजाम नहीं पता होता है। और एक दिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि किन्हीं कारणों के बस उन दोनों के बीच में ऐसा टकराव उत्पन्न हो जाता है और फिर उस लड़की को या तो कहीं ट्रेन के पटरियों पे पड़ी मिलती हैं या किसी सूटकेस में पैक मिलती हैं। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं उनको अपने एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास है, उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। और अब तक कम से कम 500 से ज्यादा लड़कियों को मैंने रेस्क्यू किया है जो किसी न किसी तरीके से किसी गलत संगत में पड़ गई थी, और उनको हम पुनः उनके माँ बाप से मिलवा के समझा के उनको एक नई दिशा देने का कार्य किया। यही मेरा कार्य। जी जी। आप एक बहुत ही शुभ कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए। आपका जो योगदान है, जो आपका सहयोग है, समाज की जो छवि खराब हो रही है उसे, देश के लिए जो खतरा बन रहा है, जो संकट हमारे देश पर आया हुआ, उसके लिए जो आप ये कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य है जो आप कर जी रहे हैं। विजय जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से संबंधित अगर कोई कहानी हो या कोई ऐसे तत्व जो आपसे जुड़ा हुआ हो, उसको आप इस सार्वजनिक मंच पर हमारे रेडियो हिंदुस्तान पे बताना चाहें तो प्लीज बताएं। और अब अपने मम्मी पापा के बारे में भी बताएं कि आपकी मदर क्या करती थी और आपके फादर क्या करते थे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने स्वर्गवासी माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। वो पिछले साल हमारा साथ छोड़ के चली गई और कैंसर पेशेंट थी, 1 साल कैंसर की पेशेंट रही, उसके बाद उनका देहांत हो गया, 1 साल हो गया। पिताजी हैं, घर पे कृषि खेती बाड़ी का काम है। बैकग्राउंड से अगर मैं बात करूं तो मेरा बचपना बहुत संघर्ष में रहा, और बचपन से गरीबी को अगर किसी ने महसूस किया है या गरीबी की उस स्थिति को मैंने देखा है कि जहाँ पे एक टाइम तो खाना मिल जाता था और दूसरे टाइम का ये नहीं पता होता था कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने उस स्थिति को देखा, और उस स्थिति से निकल कर जब आज के बच्चों को तमाम संसाधन मिलता है, तमाम चीजें मिलती हैं, और उसके बावजूद भी वो उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते जहां तक उनको पहुंचना चाहिए, तो मैं उस विषम परिस्थिति से निकल कर आप ये मान लीजिए क्लास 7 में मेरा एजुकेशन छूट गया था, क्योंकि 20 रुपए की फीस थी स्कूल की और वो हम पे नहीं कर पाए थे। और उसके कारण जो है मेरा स्कूल से नाम काट दिया गया और मैं चंडीगढ़ चला गया। वहां पे हमारे गांव के जो लोअर कास्ट के लोग रहते थे वो वहां पे रिक्शा वगैरह चलाते थे, नौकरी वगैरह करते थे। मेरी उम्र उस समय 10 या 12 साल रही होगी। दाढ़ी मूछ जी कुछ थी नहीं, मतलब कोई मेच्योरिटी नहीं थी। और मैं यहाँ से किसी तरीके से जनरल डिब्बे में बैठ के और चंडीगढ़ पहुंच गया। वहां पे मैंने एक जो है बंगाली फैमिली थी और उन्हीं का एक कंसल्टेंसी की ऑफिस थी। उस ऑफिस में मैंने करीब 4-5 साल जॉब किया, चाय पानी पिलाने का, चाय पानी पिलाता था, और वहीं से मैंने पढ़ाई अपनी जारी रखी। जो सैलरी मिलती थी 1500-2000, उसी में खा पी के फुटपाथ पे सोना था। कोई रूम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। फुटपाथ पे सेक्टर 18 चंडीगढ़, सेक्टर 18 में राधा कृष्ण मंदिर के साथ में एक रिक्शा स्टैंड था। वहीं पे मैं सोता था, वहीं पे खाना खाता था उन्हीं रिक्शा वालों के बीच, और वहीं जॉब करता था और उसी से पढ़ाई करता था। उसके बाद में कितनी उम्र थी? हाँ, कितनी बारह उम्र साल थी उस दौरान? ओके। 12 साल। जी और कंटिन्यू। फिर मैंने अपना एजुकेशन धीरे धीरे, फिर वो बंगाली बंगाली फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया। जब उनको लगा कि ये लड़का पढ़ने वाला है, समझदार है, तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और सहायता की। उनके बदौलत मैंने पढ़ा लिखा और फिर मैं बाहर गया, जापान रहा, तमाम देशों की यात्राएं हो चुकी हैं अब तक। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं, तो मैं उन लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि मैं इस अभाव से आगे नहीं बढ़ पाया। नहीं, वो एक बहाना हो सकता है। वो एक किसी भी चीज को आप नहीं कर सकते हैं तो एक आरोप लगा दो कि मैं इस कारण से नहीं कर पाया। लेकिन मैंने जो सोचा वो मैंने पाया। मेरे साथ के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। मेरे साथ का एक दोस्त है लखनऊ में, अभी भी वो पढ़ रहा है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। आज के युवा पीढ़ी क्या सोचते हैं कि मैं थोड़ा पढ़ लिख जाऊं, विदेश अवॉर्ड जाऊं, सेटल हो जाऊं, एक अच्छी सी वाइफ मिल जाए, एक अच्छा परिवार मिल जाए, एक अच्छी गाड़ी हो जाए, एक अच्छा बंगला हो जाए।
इन सब चीजों को मैं देख चुका हूं। मैं उन चीजों को भी देखा जब एक टाइम का भोजन भी नहीं मिल रहा था, और मैंने उस टाइम को भी देखा कि जब मेरे जेब में लाखों पड़े होते थे। और आज फिर मैं मैं हूँ उस स्थान पे कि ना ज्यादा पाने का मोह है और ना खोने का डर है, कुछ भी नहीं। तो जो कुछ है सब समाज का है, और जो मेरे से मैं समाज को डिलीवर कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। तो मेरा यही एक पर्सनल लाइफ है। दूसरा प्यार मोहब्बत का कुछ कभी रहा नहीं है, तो उसको यहाँ मतलब मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, जी उसका जी जी। उसमें कोई है नहीं। अगर होता तो वो भी बता देता। तो उन चीजों में, क्योंकि जो दौर, इस जो उम्र होती है ये सब करने की, उस दौर में मेरे स्ट्रगल थे, क्योंकि मैं उस जी समय कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। केवल ये सोच रहा था कि किस तरह से अपने परिवार को पालूं, किस तरह से अपना करियर बनाऊं। तो अपने और अपने परिवार के बीच में कभी उधर ध्यान ही नहीं गया। तो उन चीजों का कोई है जी अजय जी, आप अगला प्रश्न करिए, उसके पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। विजय जी, आप जिस तरीके से सोना तप के और ज्यादा खरा होता है, उसी तरीके से आपने अपने जो स्ट्रगल लाइफ, उसको झेल झेल के आप और पक्के हो गए हैं। और आप एक अच्छे राष्ट्रवादी और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये सराहनीय है, अतुलनीय है। मैं आपसे सीधे ही एक सवाल करूंगी कि पति पत्नियों के बीच अक्सर झगड़ा होता है, ये सामान्य सी बात है। तो क्या आपने बचपन में कभी अपने माता पिता के बीच भी ऐसा विवाद या बहस होते देखी है? और इसके साथ एक प्रश्न और जोड़ना चाहूंगी कि आपको कोई अपने एक ऐसे दोस्त की याद आती है जिससे आपने कुछ ऐसा बुराई सीखी हो और इसीलिए वो दोस्त आपको बहुत याद आता है? क्या कहना चाहेंगे इस? देखिए। देखो, आपने दो सवाल किया। पहला तो बचपन में कभी मेरे मम्मी पापा लड़ते हुए नहीं दिखे कभी, जी। क्योंकि देखो, पहले की जो माएँ होती थी, ये हमारी वो पीढ़ी है, ये हम आखिरी पीढ़ी हैं हम्म। कि जिनकी माँ के पास ना तो फेसबुक अकाउंट था, ना इंस्टा अकाउंट था, ना कोई मोबाइल नंबर था, ना कोई यूजर आईडी थी, ना कोई जीमेल आईडी थी। ये हम आखिरी पीढ़ी हैं जिनकी माओं के पास मतलब ऐसा कुछ था नहीं। तो ना जी कभी वो पार्लर गई, ना वो कभी मतलब बिल्कुल। मेकअप करवाने गई, ना कहीं कुछ नहीं था उनके पास, ठीक है। तो कभी लड़ाई झगड़ा का मैंने कभी नहीं देखा। बचपन में एक बार माँ का डांट, मुझे मार पड़ी थी, बहुत भयंकर मुझे पड़ी थी। जी। एक्चुअली क्या था कि जैसे गांव का माहौल जानते हो, आते हैं तो लोग गाली सिखा देते हैं, तो मैं गाली बहुत हम्म। देता था। बहुत छोटा सा था, मतलब 6-7 साल का था। तो माँ ने पकड़ के मिर्च तोड़ दिया था मेरे मुंह में और बहुत मारा था। तब से गाली देना भूल गया, मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ। तो ये मुझे याद है मेरे माँ का। और उसके बाद में आपने एक चीज और बोला कि आपके दोस्त के आजकल। विषय में पूछी थी कि हाँ किसी दोस्त ने आपको हाँ। कुछ कभी गलत सिखाया हो, कोई बुराई सिखाई हो, क्या उसकी याद नहीं आ? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक दोस्त मेरे जिंदगी में आज है जो मेरे परिवार से बढ़कर है। वो मेरे साथ रहता है, आज 8 साल से हम एक साथ रहते हैं। अभय प्रताप सिंह नाम है उसका। और वो सुदर्शन न्यूज में जो है आउटपुट हेड है, और इस समय हम्म। एक जो है पीआर कंपनी है बहुत बड़ी, फॉर्चूना पीआर करके, उसमें वो जो है डिजिटल मैनेजर है। तो उनसे मतलब अब आप ये समझ लीजिए, हम दोनों का रिश्ता ऐसा है कि हम दोनों रोड पे ही मिले हैं। हम्म। वो भी जंतर मंतर गया था, मैं भी जंतर मंतर गया था एक प्रोग्राम में, और हम दोनों की मुलाकात वहां होती है और वहां से दोस्ती शुरू हो जाती है। जी और वो दोस्ती आज ये है कि अगर अभय ने किसी विषय को लेके आपसे कमिटमेंट कर दिया कि हाँ मैम ये हो जाएगा, बेशक उसके बस में नहीं है, वो करवाऊंगा मैं। अगर उसने कमिटमेंट कर दिया तो वो काम हो जाएगा, और मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके नाम से, तो फिर वो काम हो जाना। तो मेरे जिंदगी का एक ऐसा दोस्त है, जी। अभय प्रताप सिंह चौहान। जो वो चौहान है, मैं पंडित हूँ। और हम दोनों ही जो है एक दूसरे के लिए, मतलब हमारे लिए कोई पैसे मायने नहीं रखता, कोई कोई पैसे का मायने नहीं रखते हैं। और ना हम किसी चीज का कुछ ऐसा हम लोगों के बीच में है। जो उनका जी है वो मेरा है, जो मेरा है वो उनका है। जी। तो आपकी बिल्कुल पक्की दोस्ती थी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली दोस्ती। हम्म, बिरले ही ऐसे दोस्त मिलते हैं, और आप बहुत भाग्यशाली हैं, और आपके दोस्त भी बहुत भाग्यशाली हैं जो हम्म, आप लोगों की दोस्ती चल रही है। और भगवान करे आपकी दोस्ती ऐसे ही जीवन पर्यंत चले। विजय जी, हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि बचपन में आप किस तरीके के बच्चे थे? आप एक अच्छे आचरण वाले बच्चे थे,
या बहुत शरारती थे, सबके नाक में दम कर देते थे? तो मतलब बाहर, घर के बाहर आपकी छवि कैसी थी, ये बताएं। देखिए, मैं कभी शरारती नहीं रहा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मेरा नहीं हुआ बचपन में। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, मतलब हमेशा फर्स्ट जी। आता था, मॉनिटर रहता था, क्लास का मॉनिटर बनता था। तो वो सारी चीजें हैं, और बचपना संघर्ष में रहा तो ज्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं मिला, कभी ये सब करने का मौका नहीं मिला। या ये कह जी। लीजिए कि वैसी संगत। और एक और भी बात है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है इसकी जो पोटेंशियल है वो बहुत अधिक है, हम लोगों का पोटेंशियल बहुत कम था। जी। क्योंकि आज भी हम अपने पिताजी के साथ उनके साथ नहीं बैठ सकते हैं, अगर वो चेयर पे बैठे हैं या वो चारपाई पे बैठे हैं तो हम उनके बराबर नहीं बैठ सकते, ये संस्कार मेरे आज भी हैं। और अगर वो कोई दो बड़े बात कर रहे हैं, पापा और कोई गांव का, तो मैं वो बात नहीं सुन सकता हूँ। ये आज भी मैं मेरे लाइफ में है ये चीज। तो ये डिसिप्लिन जो हमारे परवरिश की देन है, जो हमारी परवरिश हुई, किस तरह से उनको उनका जो है प्रभाव है मेरे ऊपर, तो कभी इन चीजों में नहीं गया, दिमाग ही नहीं गया कभी शरारत की तरफ। हाँ, एक बार हुआ था कि मुर्गा उर्गा बना दिए गए थे स्कूल में, क्योंकि क्या होता था कि वो भी एक बहुत अच्छी कहानी है कि कृषि विज्ञान और गृह विज्ञान दो पीरियड होते थे। तो उसमें कृषि विज्ञान में लड़कियों को अलग कर दिया जाता था, और गृह विज्ञान में लड़कों को अलग कर दिया जाता था। तो जो लड़कियां लंच लाती थी वो लंच हम लोग खा लेते थे दोपहर में, उनका निकाल के बस्ते से, और उसको खा जाते थे। तो एक दो दिन तो चल गया, लेकिन अब एक दिन पकड़े गए सब लोग, तो हम ही नहीं मतलब सारे क्लास वाले मुर्गा बने थे। तो उस दिन मुझे पड़ी थी दो चार डंडे, लेकिन ये चीजें एक ही बार हुआ है, याद। मतलब और कभी नहीं। जी जी। इसका मतलब आप बहुत शरारती बच्चे नहीं थे वैसे नहीं बचपन नहीं, में। ये जी। मेरा मेरा जो सर्कल था वो भी शरारती नहीं था। एक्चुअली क्या था कि मैं बताया तो कि गांव का जो डिसिप्लिन है, हम्म। वो डिसिप्लिन बहुत बहुत कठोर है। मतलब आप ये समझिए कि घर से भाई या पापा आके बोल के जाते थे कि आज चार डंडा मार के भेजना स्कूल से, हम्म। और अगर वहां से बच गए तो घर पे कूट दिए जाते थे किसी ना किसी काम से। तो कहने का मतलब ये था कि एक एक जो डिटेक्टरशिप कह लीजिए उस समय की, तो हम्म। वो होता था। आज अगर कोई टीचर अपने बच्चों को मार दे तो हो सकता है वो जेल चला जाए, जी। चाइल्ड में। लेकिन हम लोगों का समय ऐसा था कि घर पे मारे जाते थे वो तो मारे ही जाते थे, लेकिन घर से आके स्कूल में भी बता देते थे कि चार सोटा मार के भेजना। तो ये सारी हाँ चीजें कहीं ना कहीं वो शरारत करने का जो है जी। माइंड ही नहीं आता था, कि सोच के ही हालत खराब हो जाती थी कि अगर कुछ ऐसा करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी, तब तो तो फिर शिकायतों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो लेकिन कोई मैं नहीं। जैसे आपने कहा कि आप बहुत मेधावी छात्र रहे हैं अपने बचपन में स्कूल के समय में। तो मेधावी छात्र होना एक अलग बात है और रोज स्कूल जाना एक अलग चीज है। तो क्या आप रोज तो स्कूल जाना पसंद करते थे हाँ या फिर हाँ पेट दर्द का हाँ। बहाना करते थे? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सब पेट दर्द तो गोबर उठाओ। तो गोबर कौन उठाए, इससे अच्छा स्कूल जाओ। उससे अच्छा स्कूल जाओ। इससे अच्छा स्कूल जाओ भाई, गोबर उठाने से अच्छा तो स्कूल जाओ ना। दो दो चीजें मिलती थी, या जी तो जी। गोबर उठाओ, भैंस चराने जाओ, गाय चराने जाओ, और अगर वो नहीं करना है तो स्कूल जाओ। तो वो सही बनता था स्कूल वाला। ठीक है, दो चार डंडा पड़ेंगे, दो डांट पड़ेगी, लेकिन कम से कम सुकून से बैठे रहेंगे। तो जी स्कूल वाला ज्यादा अच्छा रहता था। जी। वो बचपन ही क्या जिसमें शरारत ना हो, और इसीलिए आपने एक शरारत की और वो घटना आपको अभी तक याद है, जिसको हाँ। सोच के आपको अच्छा भी लगता होगा, अच्छा, मजा भी दूसरा आता होगा। दूसरा मैं और ऐड कर दूं, एक चीज और ऐड कर दूं कि मतलब ये दौर शायद हम लोगों के बाद खत्म हो जाएगा। आज मैं घर जाता हूँ, मेरे से लोग मिलने आते हैं, सौ सौ की संख्या में आते हैं, सर मेरी ये समस्या है, भैया मेरी ये समस्या है, मेरा ये करवा दीजिए, मेरा वो करवा दीजिए। लेकिन जो मेरे को पढ़ाए हैं, जो मुझे एजुकेशन दिए हैं, जो गुरु जी है, मैं उनको गुरु जी बोलता था, मास्टर साहब सर ये सब नहीं चलता था, गुरु जी। वो आज जी। भी अगर कहीं रोड से निकल जाते हैं तो मेरा सम्मान जो स्कूल के समय था, जो मैं सम्मान करता था, गुरु जी पाए लगी जाके तुरंत। और अगर मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं जो उनके सामने नहीं करना चाहिए, तो मैं मुंह छुपा के वहां से भागूंगा। मतलब ये आज भी सम्मान जो है वो जिंदा है। मेरे कई गुरुजी जी। हैं जो जिनको मैं टीचर डे पे सेलिब्रेट करता हूँ, उनको पेन वगैरह डायरी कुछ भी जो मेरे श्रद्धा होती है मैं भेजता हूँ उनको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सम्मान वो दौर था वो आज नहीं देखने को मिलता है।
जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। जी। अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा विजय जी, कि बचपन में आपने कभी कुछ ऐसा गलत किया जिससे अभी तक आपने अपने माँ बाप से ना बताया हो या कभी छुपाया हो और आपको उसका गिल्ट रहा हो, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, ज्यादा तो कुछ नहीं। देखिए 5 साल पे हमारा आपको बताया तो कि बचपना मेरा बहुत बहुत वैसा रहा है। तो 5 साल तक तो नाम नहीं लिखा जाता था। पहले एक प्रोसीजर था ना कि जब 5 साल का बच्चा हो जाएगा तब प्राइमरी स्कूल में जी। नाम लिखा जाएगा। तो 5 साल जी तक तो हाँ। कुछ ऐसा रहा नहीं। और 5 साल से लेके 10 साल तक जो मैंने एजुकेशन लिया वो मॉन्टेसरी स्कूल में लिया। वहां पे फीस नहीं जमा हो पाई तो नाम काट दिया गया। और 12 साल जी। भी बचपना ही होता है, तब मैं नौकरी करने लगा। तो आप ये समझिए कि मतलब वो मिला ही नहीं कुछ किया है जिसका मैं कुछ मेरे साथ हुआ हो और मैंने माँ बाप को नहीं बताया। तो ये चीजें हैं कोई। और पहले के दौर में ये जो सब चीजें इजीली मिल जाती हैं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू ये सब चीजें, यही माँ बाप से छुपाया जाता है। और क्या छुपाया जाता है? 2-3 चीजें छुपाई जाती है, बीड़ी सिगरेट दारू, गर्लफ्रेंड का चक्कर। तो ये जी। सारी चीजें तो है ही नहीं। तो इन सब चीजों से नीलबटा सन्नाटा है। तो कहने का मतलब कि छुपाना क्या है? छुपाना क्या है? छुपाने का कुछ है ही नहीं। एक एक चीज है जो, जैसे क्या होता है कि स्कूल लाइफ में हम लोगों का क्या होता था कि बहुत चीजें, जैसे हाँ एक बात ये हुआ कि एक बार क्या हुआ कि ये बोले कि जाओ घास छील के लेके आओ जानवर के लिए। मुझे आता नहीं था, मैं गया दूसरे का गेहूं काट लाया। गया गेहूं लगा हुआ था, काट के ले आया। उलाहना ऊपर से आया, 4 डंडे और पड़े। तो फिर उससे अच्छा है कि कुछ है ही नहीं, मतलब मिलबटा सन्नाटा है कुल मिला के जी, ये है। सकते हैं कि जैसा आपने कहा कि आपका कोई प्रेम का चक्कर ही कभी नहीं रहा ना बचपन में। जब आपने कहा कि संघर्षों का समय था जिस समय प्रेम की उम्र थी, तो क्या बचपन में स्कूल में या कॉलेज में कभी आपको कोई क्रश नहीं रहा? ऐसे तो पसंद तो सब अच्छी लगती थी भैया। वो फलाने तो स्कूल में होता था कि अरे वो वाली बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बिल्कुल। भाई अच्छी अपने मन में अच्छे लगना और जाके उससे कहना कि तो आप मुझे अच्छी लगती हैं। अरे उस समय तो महाभारत हो जाता है इतने पे ही। आज जो कह देते हैं व्हाट्सएप पे कि हेलो आई लाइक यू। तो ये वाला अगर सिस्टम उस समय होता तो शायद किसी को बोल भी देता कि हाँ आई लाइक कोई यू। रिग्रेट होता लेकिन है कि मैं हमारे समय में ये चीजें नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था? नहीं नहीं नहीं, कोई रिग्रेट नहीं होता। और मैं सोचता हूँ अच्छा हुआ कि नहीं रहा था। अच्छा हुआ, ये इस चीज जी। को मैं अच्छा मानता हूँ। विवाद से बच गए। विवाद टेक्नोलॉजी, से हाँ बच गए। हाँ बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं ये चीज जानता हूँ। मेरे साथ की अभी भी कभी गांव जैसे सामन है ना, तो सारी लड़कियां आती हैं जो मेरे साथ पढ़ती थी। लेकिन मेरे को तो सामन लगभग हो गया 8-10 साल में घर नहीं गया सामन में। दीपावली पता नहीं कब से नहीं मनाया मैं घर पे। तो हम्म। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सब छूट गया है। अब गाँव तो जाता हूँ तो एक परदेसी की तरह जाता हूँ, सुबह जाता हूँ शाम को वापस हो जाता हूँ। जी। ओ जी। सर, शादी को लेकर आपका क्या विचार था? आप शादी के लिए बहुत उत्सुक थे या आप सोचते थे कि मम्मी पापा जो करेंगे वही अच्छा होगा, सही होगा, या आप शादी करना ही नहीं चाहते थे? क्या था? जो मम्मी पापा सोचते वही होता, लेकिन हम थोड़ा सा उसमें कंफर्ट नहीं थे तो फिर हुआ नहीं कुछ। अच्छा, आपने शादी नहीं की मतलब? ओ ना हो। अच्छा अच्छा। मतलब मोदी जी की तरह अकेले लाइफ बिता रहे हैं आप। हाँ तभी सही आप है, इतना अकेली कुछ लाइफ कोई टेंशन नहीं है। देश के लिए, तभी इतना कुछ कर पा रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी हाँ जी। शादी नहीं की आपने? 265 बच्चे हैं। 265 बच्चे हैं? अरे वाह। मतलब कि 265 जरा से खुलकर बताइए सर। एनजीओ अंजू, है। मेरी आवाज आ रही? जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है या किसी कारण परिस्थितिवत उनका परवरिश नहीं हो पा रही है, वो आ जाते हैं मेरे पास, उनका शिक्षा दीक्षा करवा रहे हैं। ओके। तो सर आप तो बिल्कुल आदमी को आदमी को आदमी को बच्चे की नीड क्यों है? एक ही हाँ। उसका अरमान होता है। उसको और कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं होती है बच्चों से। जी वो ये जी। सोचता है कि जब मेरा बुढ़ापा आए तो मेरे सहारा बन जाए।
एक और उम्मीद होती है कि जिस दिन ये दुनिया में छोड़ूं तो कम से कम अपने बेटों के कंधे पर हम जाएं यहाँ से। और ये दोनों चीजें खत्म हो गई हैं सच मायने में। असल मायने में अगर देखा जाए तो आज के समय में पैसे पे सारा काम होने लगा है। आप पैसा दे दो, मुखाग्नि दे देंगे। आप पैसा दे दो, सब कुछ हो जाता है। मतलब एवरीथिंग इज मनी। सब आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने लेकिन सर ऐसे ऐसे केस देखे मैं यहाँ हैं। पे एक बार कोविड आपको के टाइम रोकना आया चाहूंगी जिसमें सर, बच्चों एक ने प्रश्न। अपने माँ बाप की जी, हाँ। मैं एक प्रश्न आपको करना चाहूंगी या जोड़ना चाहूंगी कि सर, जब युवावस्था में सब कुछ चलता है, लेकिन उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद एक कंपेनियन की, एक साथी की जरूरत तो होती है सर। तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे साथ भी कोई ऐसा होता जिनके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकता? हाँ है ना, मेरे साथ अब है। मैं उसको वो हर चीजें बताता हूँ जो मेरे को लगता है कि बताना चाहिए, वो मैं सब कुछ बताता हूँ। जी जी। मतलब अ, जरूरी नहीं कि वो एक फीमेल फ्रेंड हो वही समझे आपकी बात को। जी जी। वो मेरा बड़ा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरा सब कुछ है वो। उसके हम्म। लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो सारी चीजें मैं उसको शेयर करता हूँ। मैं अगर परेशान होता हूँ तो आके बैठता है बगल, पास में बैठेगा, क्या हुआ, क्यों हाँ। परेशान है। ठीक है, जिंदगी है ये ये इसमें क्या है कि इमोशंस, फीलिंग्स, ये जिस उम्र में हम हैं या हमारे जैसे लोग हैं, स्वाभाविक है, होती हैं। लेकिन उसको बहुत से लोग उसका नुमाइश करते हैं, और बहुत से लोग होते हैं कि अब जो कुछ है, जो जिंदगी ने मेरे साथ लिख दिया है मैं उस पे चलूंगा, समझौता कर लेता है वो उससे। और जब जी समझौता करने की जब एक सबसे बड़ा आज समाज के अंदर जो सबसे बड़ा कारण है, दुख का कारण है, वो है उम्मीद। जी। हम आपसे कुछ ज्यादा उम्मीद लगा के बैठ जाएं। एक दिन ऐसा हो जाए, हो सकता है कि आप उस सिचुएशन में हो कि मेरे उस उम्मीद को पे पूरा ना उतर पाए। हर एक की एक व्यवस्था है, हर सभी एक अपने सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। वहां पे आदमी को दुख होता है कि देखो मैं कितनी उम्मीद करके बैठा था। वो ये नहीं सोचेगा कि सामने वाला अगर मुझे मना किया है तो कुछ कारण उसकी भी परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन उस परिस्थितियों को वो नहीं समझता है। तो दुख का कारण है उम्मीद। और जब उम्मीद ही नहीं रखोगी किसी से, अगर मैं किसी का जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी की मदद करता हूं तो जी। मैं भूल जाता हूं। मदद किया, भूल गया। ये नहीं है, पैसे से लेके जरूरतों से लेके किसी भी चीज को लेके मैं मदद करता हूं और भूल जाता हूं। मैं पैसा उधार नहीं देता हूं, मैं मदद करता हूं। जैसे कि मेरे से किसी ने कहा कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मैं दे दूंगा, लेकिन मैं उधार नहीं दूंगा। क्योंकि अगर उधार दे दिया तो वहां पे एक उम्मीद होगी कि ये वापस मिलेगा, और जब हम उसे मांगेंगे तो वो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। तो जी इससे जी। अच्छा है उम्मीद नहीं, उसको दे दो और भूल जाओ। अगर उसके पास होगा वो दे जाएगा, नहीं दे जाएगा तो भी तो हमें कोई टेंशन तो है नहीं, मैंने तो उधार दिया ही नहीं। दिए ही नहीं थे। तो उम्मीद नहीं है। सर, आप बहुत उम्मीद नहीं। प्रैक्टिकल हैं और आपका लाइफ का जो फंडा है वो बहुत क्लियर है। मुझे आपकी हाँ बातों से लगता है कि आप अपने, जो आपके विचार है जीवन को लेकर, वो बिल्कुल साफ है, ना दाएं ना बाएं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, जीवन में कुछ चीजें होती है ना जिनको सोचने पर व्यक्ति विवश हो जाता है। जी मैं अपने परिवार को जीरो से फर्श से अर्श पर लेकर आया। सबकी शादी विवाह, बहन भाई जितने थे सबका किया। उसके बाद में मेरे को भी तो एक खुशी चाहिए थी। मेरे को लगा कि इंजीनियरिंग में मैं बंधा हूँ, मैंने छोड़ा। तो वही लोग मुझे बोले नकारा, निकम्मा, क्या क्या बोला गया, क्या क्या मैंने सुना। हाँ, तो वो मोह भंग हो जाता है ना कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। तो यानी पैसा ही सब कुछ है क्या? अगर आज के रिलेशन में, आज के संबंधों का आधार अगर पैसा है तो मुझे वो संबंध चाहिए ही नहीं। अगर मेरे पैसे से अगर कोई मेरे से प्रेम करता है, या मेरे पैसे के कारण मेरे बगल बैठना चाहता है, या मेरे पैसे को लेके या मेरे पोजीशन को लेके अगर वो मेरे साथ खड़ा है, तो मैं उस रिश्तों को रिश्ता नहीं मानता हूं। और ये सब मेरे प्रैक्टिकल जीवन की है। मैं एनालिसिस करता हूँ हर चीज पे। मैंने देखा कि रोहिणी के अंदर एक रिटायर्ड कर्नल, जिनके दो बच्चे, दोनों हायर एजुकेशन लिए, दोनों की शादी साथ में हुई, दोनों साथ में सुहागरा, वो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हनीमून पे गए दोनों लोग। दो बच्चे थे, दोनों हनीमून पे चले गए। वो बेचारे पैरालाइज थे। नौकर था, वही उनको खाना पीना खिलाता था, सब कुछ करता था। नौकर दूध लेने गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में चला गया।
यहाँ वो सड़ के मर गए, भूख प्यास से तड़प के मर गए, और उनके बच्चे उन्हें जब वहां से आए तो देखे उनकी स्केलेटन पड़ी हुई थी घर के अंदर और बदबू फैली हुई थी। तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे रिलेशन नहीं चाहिए। उनकी शादी हुई थी, क्या बीवी कहीं भगी जा रही थी? अरे एक भाई रह जाता घर पे, एक चला जाता हनीमून पे, वो आता तो दूसरा चला जाता। सही। कम से कम एक बाप के कुछ अरमान होते हैं। अगर ये जो फैमिली कहते हैं ना, फैमिली तो है ही नहीं आज के समय में। आज तो व्हाट्सएप पे फैमिली निभाई जा रही है, रिश्ते व्हाट्सएप पे निभाए जा रहे हैं। शादी है भैया व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दो, मुंडन है भैया व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दो, चलो हाल चाल नहीं मिला भैया व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेज दो। अरे यार, अगर सारा चीज टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो जो ये रिलेशन का मॉरल वैल्यू है वो कहाँ से पता चलेगा? कैसे आप समझ पाएंगे इस इशू को? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैं जब देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं जैसा हूं मैं बहुत अच्छा हूं। कम से जी। कम मुझे किसी से उम्मीद तो नहीं है, मुझे तो किसी के कंधे पर सर रखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, दुख आते हैं। मेरे अभी पिछले साल मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ। मैं पत्रकारिता करके आया और मुझे भूख लगी थी और मेड आई नहीं थी, छुट्टी मार गई थी, तो मैं खिचड़ी बनाने लगा और कुकर फट गया। जुलाई का महीना, अप्रैल का महीना था और भयंकर गर्मी, और पूरा कुकर यहाँ यहाँ से लेके और यहाँ तक मेरी स्किन नहीं थी, पूरा कमर तक पूरा स्किन निकल गई। मतलब पूरा कोई नहीं था घर में संभालने वाला, अकेला आदमी। अभय भी जो है मेरा चला गया था, इसको एक काम मिल गया था अयोध्या में चुनाव इलेक्शन को लेके, ये वहां था, मैं अकेला घर में। अपनी गाड़ी स्टार्ट किया हूं, उसी जले हालत में मैं खुद हॉस्पिटल गया हूं, खुद मैंने अपना सारा ट्रीटमेंट लिया, और उसके बाद में मुझे 10 दिन के बाद दुबई में मेरी मीटिंग थी और मैं दुबई गया। 10 दिन में आप समझिए मेरा वेट लगभग 15 किलो लॉस हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे इंजेक्शन ले रहा था कि मुझे किसी तरीके से घाव भर जाए, क्योंकि 14 देश की यात्रा थी मेरी। जी। मैं दुबई, रसिया, पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे जाना था, और सारे वीजा और टिकट कंफर्म थे। अगर मैं नहीं जाता तो सारे टिकट के तो पैसे जाते ही, साथ में जो मीटिंग था वो मेरा वो भी खत्म हो जाता। तो मैंने इन चीजों को भी देखा है, मैंने मर के भी देखा है, मैंने जी के भी देखा है। तो जो एक वो इमोशंस होता है ना रिश्तों के बीच में, वो नहीं है, वो खत्म हो गया है। तो मुझे अब कोई अच्छा या बुरा लगता ही नहीं है। मेरे साथ अगर कोई बुरा करता है तो मैं कहता हूँ भैया नमस्ते, मैं उसको रिप्लाई नहीं दूंगा, मैं उसको अवॉइड नहीं करूंगा, मैं उसको गाली नहीं दूंगा, मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगा, मैं उससे झगड़ा नहीं करूंगा। मेरे उसके विचार नहीं मिलते हैं, मैं उससे बात करना बंद कर दूंगा, धीरे धीरे बात कम करना कर दूंगा, धीरे धीरे मिलना जुलना बंद कर दूंगा। लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं उसको कभी गाली नहीं दूंगा, मैं उससे कभी कभी कुछ भी और ना कभी बुराई करूंगा कि मतलब अगर उसका दोस्त कोई मिल गया मुझे तो भैया वो तो मेरे साथ ऐसा किया, ये भी नहीं। ठीक है, उसने मेरे साथ जो किया वो मेरे से किया ना, आपसे तो नहीं किया। जरूरी जी। नहीं, हो सकता मेरी कोई गलती रही हो, मैं उसके हिसाब से नहीं चल पा रहा था। ठीक है, तो ना कोई शिकायत है और ना कोई उम्मीद है। हम्म। जी। तो सर, आप पत्रकारिता करते हैं, अखबार निकालते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे देश और समाज में कोई फर्क पड़ता है, या अखबार की जनता की मानसिकता को बदल देते हैं? आपको ऐसा लगता है? प्लीज बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं सच बताऊं तो मैं ये अपने लिए चलाता हूँ, क्योंकि मैं जिसमें खुश हूं, जिससे मुझे खुशी मिलती है ना, मुझे दूसरे की इतनी परवाह है कि मैं किसी को गलत दिशा में जाते हुए नहीं देख सकता हूं। मैं उसे समझाने का प्रयास करता हूं। मैं अपने आर्टिकल को अपने हिसाब से लिखता हूं, मुझे क्या लिखना है वो मैं डिसाइड करता हूं, जो कि मैं किसी दूसरे चैनल में डिसाइड नहीं कर सकता था। वहां पे जो संपादकीय संपादक बैठे हैं वो मेरे हिसाब से नहीं चल सकते हैं। इसलिए जो मुझे लिखना है, जितना कड़वा लिखना है वो मैं लिखूंगा। तो अब उसको समझना ना समझना सामने वाले पे निर्भर करता है, वो समझना चाहेगा समझेगा, नहीं समझना चाहेगा नहीं समझेगा। मेरा एक सिद्धांत है कि मैं समाज को एक अच्छा मैसेज दूं, मैं वल्गैरिटी ना दूं, मैं अपने पेपर में मनोरंजन के नाम पे कुछ ऐसा ना परोस दूं जो समाज को विकृत करे, जो समाज को एक गलत दिशा में ले जाए। मैं कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट ना करूं अपने पेपर में कि जिससे कि समाज के ऊपर दुष्प्रभाव पड़े। तो मैं इसलिए और मेरे माध्यम से मैं ये सोचता हूं कि अगर मेरे 1 लाख रीडर हैं और उसमें से अगर 2 लोग मेरे बेसिक रूल को फॉलो करते हैं तो मेरा पेपर सफल है। मैं सिर्फ 1 लाख में 2 लोगों को मानता हूं कि अगर वो 2 भी मेरे उस रूल को, मेरे उस जो है प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने मानक तय किया अपने पेपर का, उस हिसाब से अगर वो चल पा रहे हैं तो मैं यही समझता हूँ कि वो बढ़िया है। मैं बेहतर डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। ये सामने के पास ऑप्शन है कि वो मेरे उस चीज को किस नजर से देखता है, उसको स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है।
मेरा पेपर चलाने का, मेरा पैसा कमाने का मकसद नहीं है। मेरा एक सीधा सिद्धांत है कि इस पेपर से मैं उन चीजों को, उन उन अनछुए पहलुओं को लेकर आऊं समाज के सामने, जिनको लोग छूने से डरते हैं, उन पर बात करने से डरते हैं कि अगर मैं ऐसा बोल दिया तो कहीं ना कहीं FIR ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ना हो। तो मैं उन चीजों को लाता हूँ। बस मेरा यह है, मुझे सुकून मिलता है, मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ बस। जी जी सर। जी। अभी आपने कहा कि आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। जी बिल्कुल, कोई भी कार्य अपनी आत्म संतुष्टि के लिए करना चाहिए। एक सवाल मैं भी आपसे ये करना चाहूंगी कि आप कैसे सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभाव को पत्रकारिता पर देखते हैं, और इसके साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि आज के युग में जो पत्रकारिता की जो वर्तमान स्थिति है, वो क्या है, और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं इसकी। देखिए, सोशल मीडिया आज के समय में एक मानव जीवन में एक ऐसी उपयोगिता बन गई है कि जिसके बगैर कोई रह नहीं सकता है, नवयुवक पीढ़ी। बशर्ते वहां पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि वहां पे भी हमें फिल्टर करना होगा कि क्या हमें स्वीकार करना है और क्या अस्वीकार करना है। क्योंकि हर कंटेंट आज वर्ल्ड वाइड है, एक एक वेबसाइट डालोगे आपको दुनिया भर के चीजें दिखाई देंगी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनना चाहते हैं या किसी थर्ड क्लास एक्टर को सुनना चाहते हैं। जी सोशल मीडिया पत्रकारिता का एक अनछुआ पहलू है। जो खबर पहले हम अपने मापदंड से चलाते थे, या जितने चैनल वाले थे वो अपने हिसाब से चलाते थे, अब उनका प्रोपोगेंडा नहीं चल पाता है, क्योंकि सोशल मीडिया उसका सच्चाई लाकर सामने रख देता है। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के दौर में सोशल मीडिया एक बड़ा स्तंभ निकलकर सामने आया है। लेकिन उसको प्रयोग कैसे करना है या उसकी उपयोगिता क्या है, ये अपने विवेक पर निर्भर करता है कि हम समाज को एक अच्छा मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं या हम प्रोपोगेंडा का शिकार होना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है। सेकंड, आप क्वेश्चन में कुछ और बोले थे, जरा एक बार जी रिपीट कराएं कि फिर आज मुझे। के युग में पत्रकारिता की जो है हाँ, वर्तमान स्थिति क्या है, और पत्रकारिता भविष्य देखिए। में। जी हाँ, पत्रकारिता का आजकल जो स्तर था वो स्तर अब नहीं है, और वो पहले भी नहीं था। पहले भी वो सरकार के अधीन था, जब पहले पूर्ववत सरकारें थी, और आज के सरकार में आज भी। तो मीडिया एक ऐसा चीज है, जैसे अभी एक वर्डिक्ट आया था मालेगांव बम विस्फोट का, जी जिसमें उसमें लगभग उसमें जितने आरोपी थे वो सब बरी हो गए। हाँ ठीक है, और उसमें जो जिन्होंने इस केस को बनाया या जिन्होंने तहकीकात किया या जिन लोगों ने किया, उसमें पूरा खुल गया कि किसका षड्यंत्र था। ठीक है, और चलिए वो अलग पहलू मान लीजिए। अब मीडिया के वर्डिक्ट पे आते हैं। आरोपी पकड़े गए, फैसला अभी आया नहीं है। जिस दिन बम धमाका हुआ है उसी दिन फैसला सुना दिया था भारतीय मीडिया ने कि हिंदू आतंकवाद है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अब वो चीज नहीं कर पाते हैं मीडिया वाले, जो पहले एक हाइप क्रिएट करते थे वो अब नहीं कर पाते। तो मीडिया बहुत बड़ी उपयोगिता है, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी उपयोगिता है जीवन में। और ये वो माध्यम है कि जो हर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आज जो भी मोबाइल चलाता होगा, जिसके पास भी स्मार्टफोन है, वो लगभग अब खबरों से अनछुआ नहीं रह गया है। उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर उसको मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा आधार है, एक जो है प्रसारण का, कि हम अपनी बात दूर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारे आपके बीच में मंत्रणा चल रही, इस समय डिस्कस जी चल रहा है। अगर अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती तो हो सकता है, यूट्यूब नहीं होता तो आप कहाँ डालते, किसी पेपर में डालते तो वो कहीं जिला या उसमें रह जाता। तो कहने का मतलब अब ये वर्ल्ड वाइड है, आप कहीं भी यूएस में कोई बैठा है, आपका चैनल सर्च किया पूरा सुन लेगा आप। तो ये डिजिटल का जो युग है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा भी है, मैं अच्छा मानता हूँ। जी बिल्कुल। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे घर में आप घर और ऑफिस का बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप शादीशुदा नहीं हैं। तो घर में जैसे बीवी पूरा एक छत्र राज्य उसका होता है, सब कुछ संभालती है, खाना बनाना से लेके कपड़े धोना सब करना, और आप बाहर भी इतने मल्टी क्षेत्र में काम करते हैं। मतलब आप एक पहल फाउंडेशन भी संभाल रहे हैं, अपना पत्रकारिता वाला भी पूरा काम देख रहे हैं, अखबार निकाल रहे हैं, तो उसका भी काफी प्रेशर होता है। तो आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं इन सब कामों को। देखिए, सब अपने अपने नजरिया है, बैलेंस करने का कुछ नहीं है। खाना बनाना मुझे आता है, बड़ा अच्छा खाना बना लेता हूँ।
रही बात, मेड भी रखा हूँ, मेड भी खाना बना देती है, मैं भी बना लेता हूँ, साफ सफाई करने वाली आती है, वो साफ सफाई करके चली जाती है। रही बात कपड़े की, तो कभी खुद मशीन लगा लिया और नहीं तो उठा के धोबी को दे दिया, वो करके अपना प्रेस करके ले आए, तो सारा मैनेज हो जाता है, तो पूरा पढ़ना और पेपर में सारा समय जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के होने से ही घर व्यवस्थित रहता है। मेरा घर आप देख सकते हैं, यही मेरा घर है, दो 2 BHK घर है, और आराम से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित। हाँ, बहुत चीजें होती हैं, जैसे बेड है, सोकर उठा नहीं समेट पाया तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है, जब आए तो फिर दोबारा किए, तो ये चीजें हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे निजी जिंदगी में, वो सारी चीजें हम खुद कर लेते हैं। जी सर। हमारे युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहते हैं विजय जी? आप मैं युवा प्लीज वर्ग इस मंच से। मैं युवा वर्ग से को बस इतना ही जो है संदेश देना चाहता हूँ कि कभी मुसीबतों से ना हारें। कभी आपको ये लगे कि मैं हार रहा हूँ, तो एक बार अपने माँ बाप की तरफ देखना, हो सकता है कि उनका संघर्ष जो है आपके संघर्ष के तुलना में बहुत बड़ा रहा हो। और संघर्ष, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो फिर वो जिंदगी क्या है? अब अगर अडानी या अंबानी के बेटों से पूछा जाए कि संघर्ष क्या होता है, तो शायद उनको नहीं पता होगा कि संघर्ष क्या होता है। और संघर्ष से एक अलौकिक शक्ति निकल कर आती है। जब आप किसी से परेशान होते हैं, किसी चीज से विचलित होते हैं, और उससे जब आप उससे विजय प्राप्त करते हैं, उलझते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, लेकिन जब आप एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं, तब आपको ये चीज महसूस होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, कुछ ना कुछ सिखा के गया है। तो मैं युवाओं से इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना जो 2-3 चीजें हैं, कि पढ़ाई के साथ में अपनी सांस्कृतिक सभ्यता, अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने माँ बाप के प्रति जो आदर आस्था और भाव है, जो अपने भाई बहनों के प्रति जो रिश्ता है, उन सब चीजों को सहेजते हुए आप आगे बढ़ो। और जरूरी नहीं कि हर एक कोई IAS बन जाए या IPS बन जाए। अगर आप जिस चीज में आपको सुकून मिलता है, जिस चीज में आपका मन लगता है, आप वो करने की कोशिश करिए। दुनिया की चकाचौंध में मत पड़िए कि फलाने का लड़का अगर डीएम हो गया है तो मैं भी डीएम ही बनूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है आप उससे अच्छे एक राजनेता बन जाएं, हो सकता है आप उससे एक साइंटिस्ट बन जाएं। तो इससे ये कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं उन युवाओं से यही कहूंगा, और खासकर वल्गरिटी और न्यूडिटी, इन सब चीजों से बहुत दूर रहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। बस यही कहूंगा। जी सर। जी, सर, आपके संदेश से हमारी युवा पीढ़ी जरूर प्रेरित होगी। और सर, कार्यक्रम का समाहार करने से पहले एक आपसे, आपके हृदय से जुड़ा एक प्रश्न करना चाहूंगी कि जी। माँ के लिए तो जितने भी शब्द कहे जाए वो कम पड़ते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी माँ को एक पंक्ति में डिस्क्राइब करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कई लोग कहते हैं मेरी माँ मेरी भगवान है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा अस्तित्व है, अगर वो नहीं होती तो इस वाह, दुनिया में मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। बहुत सुंदर जवाब दिया सर आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सत्य की चुनौती को स्वीकार किया, जो बड़े बड़े नहीं कर पाते, और निसंदेह आप प्रशंसा के अधिकारी हैं। क्योंकि आज के दौर में, संसार में जितना झूठ का बोलबाला है, लेकिन आपने सत्य को गले लगाया है। ये एक बहुत कठिन कार्य है, और हम आपको बधाई देना चाहेंगे। मैं और प्रीति रेडियो हिंदुस्तान के मंच से आपको सम्मान देना चाहेंगे, सत्य का सहचर के रूप में। आपका बहुत हृदय से धन्यवाद है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे इस कार्यक्रम की ये परंपरा है कि हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी सत्य की चुनौती को स्वीकार करने वाले साहसिक लोग आए हैं, उन सबका नाम हम अपने कार्यक्रम में अवश्य लेते हैं, जिसमें आज आप, अब से आपका नाम भी जुड़ेगा। तो हमारे वो धन्यवाद। प्रतिभागी रहे हैं जी सर, उनका नाम है आनंद कुमार और देवेश प्रसाद जी, नवाज खान जी जो कि दुबई से हैं, और गोरखपुर से हैं सुनीता जायसवाल जी, गोपाल शास्त्री जी, अमित कुमार जी, और मालती जोशी जो निदा फाजली जी की शरीके हयात है, मेधा झा जी। पटना से जो कि एक लेखिका है, मीनाक्षी भाले राव, और आकाश जी। काकड़े। और आज जी। से आपका नाम भी इस सूची में जुड़ गया है, विजय पाठक जी। तो धन्यवाद। हमारी कोशिश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। हमारा प्रयास यही रहेगा कि सत्य की चुनौती के इस प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक लोग जुड़े, और वो हमारे साथ बातचीत करें, वार्तालाप करें, और
सत्य कभी मरता नहीं है। सत्य को आप दबा सकते हैं, लेकिन वो फिर से सर उठा सत्य कर, भयभीत हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। बिल्कुल सही कहा जी आपने सर, बिल्कुल, कि वो सर आपने उठा हम के लोगों खड़ा की हो बात जाता की। है, आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप लोग ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप पढ़ें। और आप लोग कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मैं और अंजू और पारिजात सर आपका स्वागत करेंगे। तो प्लीज आप लोग आइए, जुड़े सत्य की चुनौती से और इसकी चुनौती को स्वीकार करें। और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है, और कमेंट के रूप में अपने प्यार की बरसात जरूर करें। तो धन्यवाद दर्शकों, और धन्यवाद विजय जी। विजय जी, बहुत आपका बहुत बहुत विजय बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आपने अपना इतना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, अपने जीवन के सत्य को यहाँ सोशल मीडिया के मंच पर उजागर उजागर कीजिए। किया, जो एक बहुत ही साहसिक कार्य है। आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद प्रीति। बहुत धन्यवाद। रेडियो हिंदुस्तान